बेगम कलसूम ने किचन में झांक कर देखा। मुन्नज़ा हनूज काम में जुटी हुई थी। शायद कुछ काम अभी बाकी था। वो लम्हा भर को रुकी, मगर फिर ड्राइंग रूम की तरफ निकल गई। मुलाजिम सुबह से पूरे घर की सफाई में मगन थे। बेगम कलसूम ने चाहा था कि खाना होटल से मंगवा लेते हैं, लेकिन मुन्नज़ा खुद खाना तैयार करने पर बज़ीद थी। बेगम कलसूम ने वॉल क्लॉक को देखा। दिन के 12 बजने वाले थे। यकीनन मेहमान आने वाले होंगे। इन्हें शानी का ख्याल आया, जो सामान लाने के बाद कमरे में ऐसा घुसा कि अब तक निकला नहीं था। शानी कमरे में उदास बैठा हुआ था। बुरूज की यादों ने इसे गमों के समंदर में धकेल रखा था। वो जिन दिन अपने काम में मगन होता, यादों से किसी हद तक छुटकारा पा लेता, मगर जैसे ही फुर्सत के चंद लम्हात मुयस्सर आते, बुरूज एकदम इसके सामने आ खड़ी होती थी। वो बुरूज को याद नहीं करना चाहता था, ना ही इससे वाबस्ता बातें और वाक़यात को दोहराने का ख्वाहां था, मगर यादों और सोचों पर पहरे कौन बिठा सकता है। इसने हमेशा बुरूज की यादों से मात खाई थी। ये सोचकर इसकी रूह भी कांप उठी थी कि बुरूज ने ना सिर्फ इससे बेवफाई की, बल्कि पाकिस्तान से भी गद्दारी की मुर्तकिब हुई थी। बात यहाँ तक रुकी नहीं। बुरूज अब इस दुनिया में नहीं रही। इसकी मौत शानी के हाथों वाक़ई हुई थी। ये दास्तान इश्क कितनी लर्ज़ाखेज़ थी। कोई शानी के दिल से पूछता तो पता चलता कि दायमी हिजर के दर्दों की टीसें क्या होती हैं। बेगम कलसूम कमरे में कब दाखिल हुई, सोचों में महव शानी को एहसास नहीं हुआ। बेगम कलसूम शानी की हालत देखकर अंदर से लर्ज उठी। उन्होंने शानी के लिए क्या सोचा था और मुक़द्दर ने इसे क्या दिया। बेगम कलसूम ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रख दिया। शानी ने बिदक कर आंखें खोल दी। उदास आंखों में तैरता पानी बाहर निकलने को बेचैन हो रहा था। बेगम कलसूम ने हाथों से इससे ढलकते आंसू साफ किए और बोली, शानी तुम मेरे बहादुर बेटे हो। तुम्हारे सर से 19 साल की उम्र में बाप का साया उठ गया था। तुम्हारी गोद में सगी बहन ने दम तोड़ा था। शानी तुमने तो वो सब गम सहे हैं। तुम इतने छोटे दिल के मालिक तो ना थे। मम्मी बुरूज को तभी मौत आ जाती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर मम्मी हालात की सितमगरी देखिए, मुझे खुद इसे मारना पड़ा। मुझे ये रोग दीमक की तरह चाट रहा है। काश बुरूज बेवफा होती मगर गद्दार ना होती। मैं इसकी बेवफाई भी कबूल कर लेता। अब मैं इसकी सारी यादों को दिल से खुरचना चाहता हूँ, मगर मम्मी वो मेरे दिलो दिमाग से जाती नहीं। शानी ने माँ के सीने में सर छुपाते हुए कहा। इसका जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। बेगम कलसूम ने इसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। हो सकता है ये राज तब अफशा होता जब वो तुम्हारी बीवी बन गई होती। सोचो तब तुम्हें कितनी तकलीफ और अजियतें झेलना पड़ती। तुम इसे एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दो, क्योंकि बेटा कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनका भूल जाना ही बेहतर होता है। कोशिश करता हूँ मम्मी, पर कामयाब नहीं हो पाता। मैं बुरूज की मूज़ और यादों को लगाम नहीं दे सकता। रफ्ता रफ्ता इन पर काबू पाना सीख लो बेटा। वो लोग बातों में मसरूफ थे कि मुलाजिम ने आकर मेहमानों के आ जाने की इत्तला दी। अरे हमें बातों में एहसास ही नहीं हुआ। उठो बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर मेहमान खाने में आ जाओ। बेगम कलसूम दुपट्टा संभालते हुए बाहर निकल गई। ड्राइंग रूम में हमजा की पूरी फैमिली आई हुई थी, बस हमजा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, बेगम कलसूम ने दाखिल होते खुशदिली से कहा। वो सब औरतों से गले मिली। हमजा के अबू से हाल अहवाल पूछा। कैसे हैं भाई साहिब? हमजा का बड़ा भाई यासिर भी मौजूद था। बेटा आप ठीक हो? बेगम कलसूम ने कहा। बैठिए बैठिए प्लीज़। देख लीजिए कुलसूम, आज हमारा पूरे का पूरा घर ही चला आया। ज़हे नसीब, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी। मगर बेगम कलसूम ने इधर उधर देखते पूछा, हमजा बेटा नज़र नहीं आ रहा? इसे एक ख़ास काम के लिए रोक लिया है। हमजा की मम्मी ने मुस्कुराती निगाहों से अपने शोहर को देखते हुए कहा। मुनज़्ज़र और शानी इस दौरान कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भी खुशदिली से मेहमानों का इस्तकबाल किया। हाँ भाई शानी, कैसे हो? ठीक हूँ अंकल, अल्लाह का शुक्र है। बेटा हमजा आपकी बहुत तारीफ़ें करता है। अंकल वो खुद बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए दूसरे सब इसे अच्छे नज़र आते हैं। वैसे वो आज आपके साथ क्यों नहीं आया? शानी ने कहते हुए मोबाइल निकाल लिया था। एक मिनट, मैं भी इसे बुलाता हूँ। रुको बेटा, हमजा की मम्मी फ़ौरन बोली। वो आज नहीं आ पाएगा। मगर क्यों आंटी? मुझे पता है आज मेरी तरह वो भी फ्री है। वो बाद में बताते हैं बेटा, आंटी ने कहकर इसे खामोश कर दिया। मुनज़्ज़ा हमजा की बहनों के साथ कान में खुसर फुसर कर रही थी। खाने के बाद वो इन्हें अपना घर और फार्म हाउस दिखाने ले गई, जबकि आंटी ने बाद वाली बात खोल दी थी। हम यहाँ हमजा के लिए मुनज़्ज़ा का रिश्ता मांगने आए हैं। बेगम कलसूम इस खुशगवार सरप्राइज़ की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी, ना ही शानी को कैसा गुमान था, इसलिए दोनों हैरत से खामोश हो गए। क्या सोच रही हो कुलसूम? हमजा की मम्मी ने इसे चुका दिया। वो कह रही थी, हम आपके देखे भाले लोग हैं। हमजा के डैडी बोले। शानी बेटा आप तो हमजा को बहुत अच्छी तरह जानते हो। शानी माँ की तरफ देख रहा था। हमजा की मम्मी उठकर बेगम कलसूम के पास आकर बैठ गई। वो इसका हाथ हाथों में लेकर बोली, कुलसूम बहन, आप तीनों बेटों से सलाह मशवरा कर लो, हम फैसला लेने दोबारा आ जाएंगे। नहीं बहन, मशवरा तब किया जाता है जब रिश्ता गैरों में जा रहा हो। अपनों के मामले में मशवरा कैसा? अगर शानी को रिश्ता मंजूर है
तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। शानी माँ की बात सुनकर आपदीदा हो गया। मम्मी, खुदा न करे आपके होते हुए मैं कोई फैसला करूं, आपका फैसला मेरे सरांखों पर, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। बिल्कुल भाई साहब, मुनज़्ज़ा आपकी ही बेटी है, जब चाहें आकर ले जाएं। बेगम कुलसूम के फैसले पर कई चेहरे खुशी से खिल उठे। मुबारक हो। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। हमजा के डैडी बोले, यासिर, अरे यार मिठाई तो लाओ, हमारा सामान कहाँ है? जी डैडी, एक मिनट। मुंह में मिठाई रखते हुए बेगम कुलसूम की आंखों में आंसू लरसने लगे। इसे अपने शोहर असद महमूद खान और बेटी किंजा बड़ी शिद्दत से याद आने लगे थे। वेल ड्यूरेंट ने अपने ग्रुप के सामने अपना नजरिया पेश किया। चारों साइंसदान इसे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। दुबला पतला साइंसदान मैकमिलन, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था मगर मूंछ और भवें सफेद थी, इसने वेल ड्यूरेंट को देखा और फिर हैरत से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं रेवरेंट, ये कैसे मुमकिन है? वेल के बोलने से बेशतर शान पोलाक बोला, वेल ड्यूरेंट, ये तो सब कुदरती निज़ाम है। 15 अरब साल पहले जब दुनिया वजूद में आई तब से निज़ाम चला आ रहा है। शान पोलाक के लहजे में भी हैरत दो चंद थी। वेल ड्यूरेंट ने दूसरे साथियों ब्रूस रेड और जेम्स कॉनर की जानिब देखा। इससे तवक्को थी कि वो भी अपनी राय का इजहार करेंगे, मगर वो दोनों हस्ब आदत खामोश बैठे हुए थे। वो कम गो थे, बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करते थे। वेल ने खामोश पाकर कहा, आप लोगों को पता ही होगा, आज से बहुत साल पहले जब मौसम को कंट्रोल करने का नज़रिया पेश हुआ था तो इसे नामुमकिन करार दिया गया था। भला मौसम पर किसी इख्तियार हो सकता है? ये भी एक कुदरती अमल है, मगर वक्त ने साबित किया कि हमने जो कहा वो सच कर दिखाया। इस बात में थोड़ी बहुती कमी बेशी है जो अनकरीब पूरी कर दी जाएगी। वेल ड्यूरेंट की बात पर वो सब लाजवाब हो गए थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे 1960 के अशरे में अमेरिका के ज़हीन दिमागों ने रियासत अलास्का में काकोना के वीरान मुकाम पर 25 करोड़ डॉलर की लागत का मंसूबा शुरू किया था। ये मंसूबा चीदा चीदा साइंसदानों की निगरानी में परवान चढ़ा था। ये मंसूबा 20 साल के तवील अरसे में पूरा हुआ था। इस मंसूबे के लिए 14 एकड़ ज़मीन का रकबा मुख्तस किया गया था। काकोना का ये मुकाम इस लिहाज से अहमियत का हामिल था कि यह दुनिया की आइडियल जगह थी। दुनिया का शुमाली खित्ता होने की वजह से यहाँ से पूरी दुनिया में जहाँ साइंसदान चाहें अपने टारगेट को हिट कर सकते थे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले इदारे का नाम हार्प रखा गया था। हार्प में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन बनाया गया था। हार्प में काम करने वाले ज़हीन साइंसदानों के सामने एक नज़रिया मौजूद था। वेल सांस लेने के लिए रुका, फिर सिलसिला कलाम जारी रखा। 1 सेकंड में बुखारात बनकर हवा में तहरीर होने वाले पानी की तादाद 1 करोड़ 60 लाख टन है। अपने साथ नमक के फंदे ले जाने वाले ये बुखारात ऊपर जाकर ठंडक का सबब बनते हैं। ठंड के साथ हवा और इसकी मिट्टी का इम्तिजाज होता है, तब बादल बनते हैं। बादलों में कतरे और फिर बारिशें 1200 किलोमीटर बुलंदी से बरसती हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब बुखारात हवा में तहलील होते हैं तो ऊपर एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा में 10 बुखारात की शक्ल में दरिया पाए जाते हैं। इन दरियाओं को छेड़कर हवाओं और बारिशों का निज़ाम दरम बरहम किया जा सकता है। साथ ही राख्टों और मुस्लिम सियारों के ज़रिए बादलों पर कीमियाई मादे का छिड़काव से मनचाहे इलाके पर मुस्लिम बारिश बरसाना मुमकिन बन जाता है। हार्प मरकज़ पर 22 मीटर बुलंद 360 रेडियो ट्रांसमीटर और 180 एंटीना से कई अरब वाइस कुव्वत की बरकी तवानाई हिफाजती तय की जानी फेंकी जाती है। ज़मीन के चारों तरफ 40 से 600 मील ऊपर हिफाजती तय मौजूद है। वाइस कुव्वत की बरकी तवानाई हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लहरों के जरिए हिफाजती तय की जानिब सफ़र करती है। पर लॉन्चपैड को शुआओं के जरिए ऐसे निशाना बनाया जाता है कि साइंसदान ताबकार लहरों को ज़मीन से टकराते हैं और मौसम में तब्दीली पैदा करते हैं। चाहें तो रूस के जंगलात में क़यामत खेज़ आग लगा दें, चिली और हेटी में ज़लज़ले पैदा कर दें, या फिर पाकिस्तान में सैलाब को जन्म दे दें। वेल ड्यूरेंट बिलाशुबा हार्प ने नाकाबिले यकीन हद तक कामयाबियाँ समेटी है, मगर इन तजर्बात में ख़तरात बहुत कम थे। नाकामी की सूरत में माली खसारा तो अरबों डॉलर्स का होना था, मगर जानी नुकसान की कोई उम्मीद नहीं थी। जबकि आपके मौजूदा नज़रें में बहुत सी बातें ख़तरनाक हैं, मैकमिलन ने कहा। इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रूस रेड बोला, वेल ड्यूरेंट, हिरोशिमा पर जो एटम बम गिरा था इसका टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड तक गया था। 6000 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 2,30,000 आदमी चंद मिनटों में लुकमा अजल बन गए थे। आप सूरज की आग में रद्दोबदल चाहते हैं? ब्रूस की बात सुनकर वेल ड्यूरेंट ने दिलचस्पी से देखा। इसके अंदाजे से लग रहा था कि वो इनकी हैरत से महसूस हो रहा है। ब्रूस, ज़रा आप सूरज की आग बरसाने वाली बात की वजाहत तो कीजिए। सूरज हर सेकंड में एक धमाका करता है। दरअसल ये धमाका तब होता है जब हर सेकंड में 14 अरब टन हीलियम गैस 12 अरब टन में तब्दील होती है। तब्दीली के इस मरहले में धमाका होता है। ज़मीन पर तो 50 करोड़ एटम बम इकट्ठे फट जाएं तो इनमें से जो आग निकलेगी यह धमाका उतना ही ताकतवर होता है। इतनी ही आग सूरज ज़मीन की तरफ पिछले 15 अरब सालों से फेंक रहा है। अगर एक एटम बम 2,30,000 अफराद को लम्हों में मौत की वादी में उतार सकता है तो 50 करोड़ एटम बम पूरी कायनात को राख का ढेर बना सकते हैं।
مگر سورج کے اس دھماکے کا اثر زمین پر نہیں پڑتا، کیونکہ سورج کی آگ کا صرف ایک حصہ زمین پر اترتا ہے۔ 20,99,99,999 حصے فضا میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اگر سورج ایک حصے کے بجائے 2 حصے زمین کی طرف بھیجنا شروع کر دے تو انسانوں اور جانوروں کی ہڈیوں سے گوشت خود بخود گلنے سڑنے لگے۔ بالکل ٹھیک بروسلیٹ، مگر مجھے لگتا ہے آپ میری بات کو مکمل طور سے سمجھے نہیں۔ ول ڈیورنٹ، ہم واقعی آپ کا نظریہ مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے۔ جیمز کونل نے پہلی دفعہ لب کشائی کی تھی۔ بہتر یہ کہ آپ ہمیں تفصیلاً اس کے بارے میں بتائیں۔ اوکے، میں اپنے نئے نظریے کو پیش کرتا ہوں، بلکہ ٹھہریے، پہلے چند مثالیں دینا چاہوں گا۔ ویل ڈیورنٹ نے آمادہ ہوتے ہوئے کہا۔ چاروں سائنسدانوں کے چہروں پر تجسس امڑ آیا تھا۔ ویل نے کہنا شروع کیا، بگ بینگ ہونے سے قبل کائنات ایک بڑی کمیت تھی۔ بگ بینگ کے بعد کہکشاں وجود میں آئیں۔ اس کے بعد ستارے، سیارے، سورج، چاند وغیرہ میں تقسیم ہوئے۔ کائنات کی ابتدا ایک چھوٹے سے انداز میں ہوئی تھی۔ ایک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے سب مادے میں رفتار اور کشش پیدا ہوئی۔ رفتار اور کشش میں اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو جاتا تو کائنات پھر سے تباہ ہو جانا تھی، مگر کائنات ایک منظم طریقے سے وجود میں آئی۔ پرانے لوگ جبکہ سائنس کا وجود نہ رکھتے تھے، لوگ زمین کو چپٹا سمجھ کر دور کے سفر سے اجتناب کرتے تھے، کہیں زمین سے گر ہی نہ جائیں۔ 1597 کے بحری سفر کرنے کے بعد سر فرانس ڈیگ نے پہلی دفعہ یہ ثابت کیا کہ زمین چپٹی ہے بلکہ بیضوی ہے۔ اس پر مزید ریسرچ ہوتی رہی۔ 1229 میں ایڈمنڈ ہیبل لیکس کیلیفورنیا کے ماہر فلکیات نے ثابت کیا کہ کائنات بڑے منظم طریقے سے حرکت میں ہے۔ زمین ہر سیکنڈ کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر دور ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زمین 2.8 کے بجائے 3.1 ملی میٹر دور ہو جائے تو اس میں 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مائکرو میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نظروں سے نہیں، مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے۔ زمین 2.5 ملی میٹر یعنی 3 مائکرو میٹر کم ہو جائے تو 24,000 کلومیٹر کا زمینی حجم کم ہو جانے سے آگ کا بگولا بن جائے گا، اور اگر بڑھ جائے تو برف خانہ بن کر کائنات موت کی وادی میں چلی جائے۔ یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں ویل ڈیورنٹ، یہ سب قدرتی نظام ہے۔ پہلے سن تو لو۔ ویل ڈیورنٹ کے لہجے میں ناگواری تھی۔ فضا میں 21% آکسیجن ہے، 77% نائٹروجن، 1% کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی کا 1 حصہ دوسری گیس سے موجود ہیں۔ آکسیجن کو اگر 21 کے بجائے 22% کر دی جائے اور اس میں برمودا تکون سے حاصل کی گئی شعاؤں کا امتزاج کیا جائے تو دنیا میں ہم جہاں چاہیں گے آتش زدگی کے واقعات میں 70 سے 80 گنا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر 21 سے 25% تک صرف آکسیجن کو لے جایا جائے تو ماں سوائے قطب شمالی اور جنوبی کے برفوں میں کھڑے درختوں کا سارا جہاں آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ویل ڈیورنٹ چند لمحات کو رکا، پھر بولا، اب میں آتا ہوں اپنے نظریات کی طرف۔ آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم کئی ذہین دماغوں کو یکجا کر کے ایک سپرمین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور برمودا تکون میں پراسرار محیر العقول شعاؤں پر بھی قابو پا لیا ہے۔ اس لیے ہم 2 مزید تجربات کریں گے۔ ایک میں بتا چکا ہوں، فضا میں موجود 21% آکسیجن کو چھیڑنے کا تجربہ، اور دوسرا سورج میں دھماکہ کرنا ہے اور ہیلیم گیس کو 14 ارب ٹن سے 12 ارب ٹن میں تبدیل کرنا ہے۔ سورج ایک وقت میں مشرق میں روشنی پھینک رہا ہوتا ہے اور دوسرے وقت مغرب میں۔ یوں ہم جس علاقے کو آگ میں جلا کر بھسم کرنا چاہیں گے تب سورج کی آگ کو چھیڑیں گے۔ ویل ڈیورنٹ نے 2 گھنٹوں کا لیکچر دیا۔ جب وہ پانچوں اس نظریے سے متفق ہو گئے تب ویل نے بات اعلیٰ حکام تک پہنچائی۔ بہت جلد اس پروجیکٹ کی دھوم حکام بالا میں بج اٹھی تھی، مگر وہ سب دنگ رہ گئے جب ڈیوڈ نے ایک میٹنگ میں پروجیکٹ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ ڈیوڈ اس پروجیکٹ کے بارے میں نہ صرف مکمل جانتا تھا بلکہ اس کے پاس حسب سابق مزید حیران کن آئیڈیا موجود تھے۔ بحالت مجبوری اس عظیم پروجیکٹ میں اسرائیل کو بھی رازدار بنا لیا گیا۔ دنیا کے اس مہنگے ترین اور عقل کو دنگ کر دینے والے تجربے پر ڈیوڈ بھی کام کر رہا تھا۔